हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जो कि बोर्ड ने आपको दिया है। क्वेश्चन बैंक हर एक सब्जेक्ट का, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन देखने वाले हैं, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स का सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। मतलब पहले हम लोग MCQs देखेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ये मैं आज लेने वाली हूँ इस वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूँ, हर एक चैप्टर का जो PDF नोट्स है, मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाई है, ईजी लैंग्वेज में है। हर एक चैप्टर का PDF नोट्स मैंने टेलीग्राम के ग्रुप पे अपलोड किया है। तो टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है, वहाँ पे जाके क्लिक करो। फिजिक्स मॉम एजुकेशन चैनल का एक ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के PDF मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन देखो MCQs का क्या है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, द स्पीड डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वेवलेंथ। लेकिन ये वेवलेंथ क्यों है, ये मैं आपको बताती हूँ। हर एक टॉपिक को अगर अंडरस्टैंड करोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। तो रटो मत, अंडरस्टैंड करो, नहीं तो हम लोग भूल जाएंगे, कन्फ्यूजन ज़रूर होगा। तो टॉपिक की डेप्थ तक जाओ तो बराबर याद रहेगा। थोड़ा टाइम लगा तो भी चलेगा, लेकिन हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर ऐसे करो कि उसके फुल मार्क्स आने ही चाहिए। तो देखो बच्चों, इसका वेवलेंथ आंसर क्यों है, बिकॉज हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेव में डिस्टेंस कौन होता है, वेवलेंथ। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या है, वेवलेंथ अपॉन टाइम है। तो ऑब्वियसली अगर वेवलेंथ चेंज हुई तो स्पीड भी क्या होगा, चेंज होगा। दैट मीन्स वेवलेंथ इंक्रीजेस, स्पीड ऑल्सो इंक्रीजेस, वेवलेंथ डिक्रीजेस, स्पीड ऑल्सो डिक्रीजेस। तो उन्होंने वही पूछा है कि जब लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड डिक्रीज होता है। तो क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो चेंज होती है, उसकी वजह से उसका स्पीड डिक्रीज होता है। ऐसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं क्या है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट फॉल्स ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज। यहाँ पे लाइट की वेवलेंथ दी है लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। मतलब एंगस्ट्रॉम यूनिट को हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और हमें पूछा है फ्रीक्वेंसी, मतलब n निकालो। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन लिखने से हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है वो बराबर समझ में आता है। तो A इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये आपको आंसर दिया है उन्होंने, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिया है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो यहाँ सबसे पहले गिवन लिख लो। लैम्डा क्या है, 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 × 10⁻10 मीटर में कन्वर्ट करते वक्त हम क्या करते हैं, 10⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 10⁻10 से मल्टीप्लाई किया। C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें निकालना है n। ये तो वैल्यू कांस्टेंट होती है, आपको पता होगी। n का फॉर्मूला क्या है, दैट इज C डिवाइड बाय लैम्डा। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट करो 5000 × 10⁻10, C की वैल्यू पुट करो 3 × 10⁸। दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद 3 × 10⁸ तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इसके 3 डिजिट जो है वो 3 डिजिट अगर हमें यहाँ पे ऐड करने हैं तो ये कितना बनेगा, 5 × 10⁻3। और 10⁻3 में से -10 गया तो ये -7 बचता है। तो ये 3/5 कितना होगा, 0.6। और ये 8 है, ये -7 ऊपर जाके +7 बनेगा। तो 8 + 7, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 0.6 × 10⁻15। लेकिन आपके ऑप्शंस में क्या दिया है, 6 × 10⁻14। तो ये 15 को अगर 14 करना है तो यहाँ एक डिजिट हम लोग आगे राइट में शिफ्ट करेंगे। राइट में किया तो -1 होता है, लेफ्ट में किया तो +1 होता है। तो ये राइट में कितना होगा, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये हमें मिला n। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन, लाइट फॉलोज वेव नेचर बिकॉज। लाइट वेव नेचर क्यों फॉलो करता है। अब यहाँ लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, एग्जिबिट्स फेनोमेनन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसकी वजह से लाइट का नेचर थोड़ी ना वेव नेचर रहेगा। यहाँ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में स्ट्रेट लाइन ही होता है, इसके लिए हम पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हैं। जब लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता है तो हम समझते हैं पार्टिकल नेचर है उसका।
और जब वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में भी लाइट का हम ड्यूअल नेचर में से पार्टिकल नेचर कंसीडर करके ही उसको एक्सप्लेन करते हैं। एंड फोटो इलेक्ट्रिक, तीनों में, ये तीनों में लाइट का नेचर हम लोग पार्टिकल समझते हैं। बस इंटरफेरेंस हो, डिफ्रैक्शन हो, उसमें हम लोग लाइट का नेचर वेव नेचर समझते हैं। ऐसे ड्यूअल नेचर हमने लाइट का स्टडी किया है। अगर आप चैप्टर के वीडियोज देखोगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो देखो, लाइट ट्रैवल्स फॉलोज वेव नेचर बिकॉज लाइट एग्जिबिट्स द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस। ओके, अलग अलग फेनोमेनन के लिए लाइट का ड्यूअल नेचर है, अलग अलग, मतलब लाइट का पार्टिकल नेचर है कोई फेनोमेनन के लिए, और लाइट का वेव नेचर है कोई फेनोमेनन के लिए। जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, और पार्टिकल नेचर के लिए स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये नेचर होता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखना ही होगा, क्योंकि वेव नेचर में देखो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल, ये जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये एक्सपेरिमेंट आपको, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन भी देखो, ये एक्सपेरिमेंट आपको देखने ही पड़ेंगे। ये जब आपको समझ में आएंगे तभी आप वेव ऑप्टिक्स का स्टडी कर सकते हो। तो आप क्या करो, जो वेव ऑप्टिक्स के मेरे वीडियोस हैं उसकी लिंक मैं आपको अपलोड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाके देखो वेव ऑप्टिक्स के वीडियोस। वो वीडियोस देखने से आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसकी क्वेश्चन बैंक फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3-4 लेक्चर है, बस उतने देख लो, इंटरफेरेंस का, यंग्स डबल स्लिट का। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग ग्रीन, रेड एंड ब्लू लाइट। उसके लिए ये 3 कलर के लाइट यूज किए हैं, 1 कलर एट अ टाइम। द फ्रिंज विड्थ रिकॉर्डेड आर WG, WR एंड WB रिस्पेक्टिवली। मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंजेस होती है, तो उनकी विड्थ रिकॉर्ड की है, और उनकी विड्थ WG, WR एंड WB है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन रहेगा, अभी देखो, आपको पता है ना कि जो कलर्स होते हैं उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, और फ्रिंज विड्थ वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये फ्रिंज विड्थ का रिलेशन उन्होंने दिया है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, फ्रिंज विड्थ का रिलेशन क्या है, फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, मतलब वेवलेंथ होती है। और हमें पता है रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ग्रीन की वेवलेंथ उससे कम है, एंड ब्लू की सबसे। विबग्योर देखो, विबग्योर में सबसे लास्ट में कौन आता है, आर। तो आर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहेगी, विबग्योर। अगर हम पढ़ेंगे ये विबग्योर ऐसे है ना, पता है ना आपको विबग्योर क्या है, स्पेक्ट्रम के कलर से। तो इसमें देखो ये रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन आ रहा है, ग्रीन, उसके बाद कौन आ रहा है, ब्लू। मतलब वेवलेंथ ऑफ रेड मैक्सिमम, ग्रीन उससे कम। तो लैम्बडा आर ग्रेटर देन ग्रीन, ग्रेटर देन ब्लू, ऐसे उसका रिलेशन रहेगा। और ये दोनों अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जो रिलेशन इसका है वही रिलेशन इसका भी रहेगा। WR इज ग्रेटर देन WG इज ग्रेटर देन WB। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, क्वेश्चन ऑप्शन डी, WR इज ग्रेटर देन WG इज ग्रेटर देन WB। उसके बाद न्यूमेरिकल है, देखो क्या है। द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज 11/4 लैम्बडा। द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 वेव्स इज, पाथ डिफरेंस देके रखा है 11/4 लैम्बडा, और फेज डिफरेंस 2 वेव्स का पूछा है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, गिवन डेल्टा x इज इक्वल टू 11/4 लैम्बडा पाथ डिफरेंस, और फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का ये फॉर्मूला है, ऑसिलेशन चैप्टर में भी ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। सो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π लैम्बडा इंटू, ये कितना दिया है, डेल्टा एक्स 11/4 इंटू लैम्बडा। तो इसमें ये लैम्बडा एंड ये लैम्बडा कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 11/2 में ये 2 2 4 बनेगा, तो ये 11/2 इंटू पाई। सो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 11 इंटू π/2, 11 इंटू π/2। ये आपका करेक्ट ऑप्शन, कौन सा, ऑप्शन बी। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस 2 कोहेरेंट सोर्सेज। अब देखो, अलग अलग साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर बताया था जिससे हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले लॉयड्स ने एक ऐसा मिरर बनाया था, उस मिरर का यूज करके हम 2 कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज मतलब क्या, मान लो ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, इससे निकलने वाली जो वेव्स है उनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस दोनों का 0 रहेगा, सेम वेव्स इनसे निकलेगी ऐसी, तो इनको कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं।
तो ऐसी दो वेव्स सेम निकलेगी दो सोर्सेस से। तो लॉयड ने मिरर बताया था, तो जिसका मिरर का यूज करके ऐसे दो कोहेरेंट सोर्सेस हम बना सकते हैं। फ्रेजनेल ने दो प्रिज्म यूज किए थे, दो प्रिज्म का यूज करके उसने ऐसे सोर्सेस बनाए थे। यंग्स डबल स्लिट ने उसने एक कार्डबोर्ड को दो होल्स बनाए थे और ऐसे दो सोर्सेस बनाए थे। लेकिन प्रिज्म, एक सिंगल प्रिज्म का यूज करके आप दो कोहेरेंट सोर्सेस नहीं बना सकते। तो ये तीनों भी कोहेरेंट सोर्सेस बनाते हैं। साइंटिस्ट ने उन्होंने एक टेक्निक यूज किया है उसका यूज करके, बट प्रिज्म जो है वो कोहेरेंट सोर्सेस नहीं बनाता। और उन्होंने वही पूछा है, कैन नॉट प्रोड्यूस टू कोहेरेंट सोर्सेस। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, डी, ये ऑप्शन रहेगा। उसके बाद देखो, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल इज। जो ऑब्स्टेकल है, मान लो ये एक लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स के आगे हमने एक, ये लाइट सोर्स है, इसके आगे हमने एक ऐसा ऑब्स्टेकल रखा है, कोई भी ब्लॉक रखा है। तो इसके जो कॉर्नर्स है ना, इसके ऊपर लाइट गिरने के बाद ऐसे बेंड होता है, कुछ इस प्रकार बेंड होता है। तो ऐसी जो ये फेनोमेनॉन है लाइट का, जहाँ पे बेंडिंग होता है कॉर्नर से, उस फेनोमेनॉन को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। इसका ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है, इससे रिलेटेड फेनोमेनॉन भी बहुत लिए हमने। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, फर्स्ट मिनिमा ऑब्टेन विथ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम कोइंसाइड विद द फर्स्ट मैक्सिमा एफ सम अदर वेवलेंथ लैम्डा देन इज। देखो क्या बताया, यंग्स डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, फर्स्ट मिनिमा ऑब्टेन विथ रेड लाइट, उसकी वेवलेंथ देके रखी है, एंड कोइंसाइड विद द फर्स्ट मैक्सिमा एफ सम अदर वेवलेंथ लैम्डा देन। तो हमें सॉल्व कैसे करना है देखो। तो इसके लिए आपको एक यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूले हमने वहां पे डिराइव किए हैं। फॉर फर्स्ट मिनिमा इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 इंटू लैम्डा रेड। फर्स्ट मिनिमा के लिए ए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा रेड। यहाँ 1 वैल्यू चेंज होती जाएगी, फर्स्ट मिनिमा के लिए 1, सेकेंड मिनिमा के लिए 2, ऐसे वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा जो है उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न का फर्स्ट मैक्सिमा का वैल्यू होता है ए साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा। ये 1 लैम्डा रहेगा, ये 3/2 लैम्डा रहेगा। और इन्होंने क्या बोला है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा ये दोनों क्या हो रहे, कोइंसाइड हो रहे। तो कोइंसाइड हो गए, इसका मतलब इसका ये तो LHS तो सेम है, RHS भी क्या रहेगा फिर सेम। लैम्डा रेड इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/2 इंटू लैम्डा आएगा। तो यहाँ हमें लैम्डा निकालना है, उन्होंने वेवलेंथ ही पूछी है। तो ये लैम्डा रेड एज इट इज रखो, 3/2 को इधर शिफ्ट किया तो ये बनेगा 2/3। तो क्या होगा, लैम्डा रेड की वैल्यू पुट करने के बाद 6600, ये डिवाइड बाई 3 है, तो ये 3 2 जा मतलब ये 2200 बनेगा। एंड 2 इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4400 एंगस्ट्रॉम यूनिट बनेगा। ठीक है बच्चों, ये थे MCQs। अभी हम देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स, 1 मार्क्स ईच। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑन अर्थ फॉर सनलाइट। सनलाइट से आने वाली रेज बहुत दूर से आ रही है, तो उससे आने वाली सभी रेज हमें एक प्लेन जैसे दिखते हैं। प्लेन मतलब सभी पैरेलल दिखते हैं, ऐसे पैरेलल दिखते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर है ना। तो दूर से आने वाली जो रेज होती है वो एक्चुअली आती ऐसी है, लेकिन ऐसे जाने की वजह से वो सभी हमें ऐसे पैरेलल दिखने लगती है। तो सभी रेज जो है वो पैरेलल दिखते हैं, तो वो हमें एक प्लेन वेव फ्रंट जैसा दिखता है, राइट ना। वही उन्होंने पूछा है कि आने वाली वेव फ्रंट का शेप कौन सा है अर्थ पे, तो वो प्लेन वेव फ्रंट है। देखते हैं इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। तो आंसर आप लिखोगे फर्स्ट क्वेश्चन का, वेरी शॉर्ट आंसर्स। द वेव फ्रंट, यहाँ पे क्या, एक मिनट गलती से, व्हाट इज द शेप, यहाँ पे शेप चाहिए, सॉरी। द शेप ऑफ द वेव फ्रंट, यहाँ शेप ऐड करना है। द शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑन अर्थ फॉर सनलाइट इज प्लेन। कैसा शेप रहेगा वेव फ्रंट का, प्लेन वेव फ्रंट रहेगा। सेकेंड जो है वो एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देखो क्या है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ देर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट फ्रॉम द 2 slits, a point on the screen corresponds to the 5th minimum, what is the path difference। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है, और उन्होंने 5th मिनिमम के लिए क्या पूछा है, पाथ डिफरेंस पूछा है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू 2n - 1 इंटू लैम्डा बाई 2।
तो फॉर फिफ्थ मिनिमम के लिए n क्या होगा, 5 होगा। पाथ डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली, जब इनिशियल फेज यहाँ पे क्या है 0 है, तब ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू आप लोग क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, 5 पुट करोगे, और 5 पुट करने से 2 इंटू 5 माइनस 1 लैम्डा बाई 2 मतलब 10 माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो ये हमें मिलेगा 9/2 लैम्डा। यही ऐसे सॉल्व करना है। देखो डेल्टा एक्स क्या होता है, पाथ डिफरेंस, एंड डेल्टा फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। नेक्स्ट भी एक न्यूमेरिकल ही दिया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है, 2 कोहेरेंट सोर्सेस whose intensity ratio is 25:1 produce interference fringes. Calculate the ratio of amplitude of light waves coming from them. यहाँ पे इंटेंसिटी का रेशियो दिया है I1/I2 का, ओके, और हमें निकालना है A1/A2 का, मतलब एम्पलीट्यूड का। तो पहले तो आपको एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी का रिलेशन पता होना चाहिए। देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग लिख लो गिवन I1/I2 इज इक्वल टू 25/1 एंड टू फाइंड A1/A2 इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले रिलेशन लिया, अब सॉल्यूशन देखो। I1/I2 इज इक्वल टू A1² ये रिलेशन है दोनों का। इंटेंसिटी का स्क्वायर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर जितना होता है इंटेंसिटी का वैल्यू। तो ये A1²/A2², I1/I2 क्या दिया है 25/1, तो A1² इज इक्वल टू 25/1, तो A1/A2 क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 25 है 5 एंड ये 1 का स्क्वायर रूट है 1, तो ये हमें मिला A1/A2, यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, Why 2 light sources must be of equal intensities to obtain a well defined interference pattern। अगर हमें बहुत ही अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो 2 लाइट सोर्सेस की इक्वल इंटेंसिटी होना क्यों ज़रूरी है। तो देखो इसके लिए ना आप कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न का जो मेरा वीडियो है वो देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस दैट मीन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज 0। इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज 0, क्योंकि देखो जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है इसमें डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसे अल्टरनेटिव फ्रिंजेस होती है। तो जहाँ पे डार्क फ्रिंज रहेगा उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और वहाँ पे टोटल इंटेंसिटी हमें 0 चाहिए होती है। अगर 0 नहीं होगी तो हमें अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, वो डार्क में भी थोड़ा बहुत ब्राइट दिखेगा, है ना। तो इसके लिए हमें दोनों की इंटेंसिटी इक्वल होना बहुत ज़रूरी होता है 2 लाइट सोर्सेज की। तो सबसे पहला पॉइंट आप यही लिखोगे, एंड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क विल बी मैक्सिमम। ये बहुत ज़्यादा होना जरूरी है, ब्राइट बहुत ब्राइट होना चाहिए, डार्क बहुत डार्क होना चाहिए। देयर बाय गिविंग राइज टू वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न 2 लाइट सोर्सेज मस्ट बी इक्वल इंटेंसिटी। दोनों लाइट सोर्सेज इक्वल इंटेंसिटी के होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड ऑप्टिकल पाथ इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट क्या है। फेज डिफरेंस का ये रिलेशन है एंड डेल्टा एक्स का पाथ डिफरेंस, लेकिन उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में पूछा है। तो इसका रिलेशन क्या है, डेल्टा फाई डैश इज इक्वल टू W/c। ये W नहीं, ये एक्चुअली ओमेगा होता है, दैट इज नथिंग बट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू n इंटू डेल्टा एक्स। तो इसमें देखो डेल्टा फाई डैश इज इक्वल टू फेज डिफरेंस, c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, n इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेल्टा x इज इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ। तो ऐसे इन दोनों का रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी द स्लिट विड्थ टू ऑब्टेन प्रोनाउंस्ड डिफ्रैक्शन विथ अ सिंगल स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। देखो क्या आंसर आएगा। तो बच्चों मैंने आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे नहीं वीडियोज में, कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है एक्चुअली, एक ऐसा कार्डबोर्ड है और यहाँ पे एक छोटा सा होल बनाया है। यहाँ पे इसके साइड में एक लाइट सोर्स रखा है, तो इसमें से आने वाली लाइट इसमें से पास होती है और वो वापस वो ऐसे लाइट पास करता है। तो ये होल जो है ना, ये होल जो है इसको स्लिट कहा जाता है यार। तो ये स्लिट जो है मतलब कभी कभी ये ऐसा स्लिट जैसा भी होता है, होल के भी बजाय स्लिट भी हो सकती है। तो इसका जो थिकनेस है, उसकी जो विड्थ है वो इतनी छोटी होनी चाहिए जितना लाइट का वेवलेंथ होता है। लाइट का वेवलेंथ बहुत छोटा है, तो उसके कंपैरिजन में ये इतनी छोटी, जितनी छोटी आप लोगे उतना अच्छा हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, ठीक है। तो वही उन्होंने पूछा ये कितनी होनी चाहिए, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, यही हमारा आंसर रहेगा। टू ऑब्टेन प्रोनाउंस्ड डिफ्रैक्शन
with a single slit, the slit width should be of the order of wavelength lambda. Okay. Next एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 7. What must be the ratio of the slit width to the wavelength for a single slit to have the first diffraction minimum at 45 degree? क्या पूछा है? रेशियो ऑफ द स्लिट विड्थ मतलब a डिवाइड बाय वेवलेंथ लैम्बडा, a डिवाइड बाय लैम्बडा का रेशियो पूछा है और एंगल दिया है 45 डिग्री. तो जो हमने एमसीक्यूज में फॉर्मूला देखा था वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो बच्चों सबसे पहले लिख लो गिवन θ1 इज इक्वल टू क्या है 45 डिग्री. टू फाइंड स्लिट विड्थ डिवाइड बाय वेवलेंथ मतलब a डिवाइड बाय लैम्बडा आपको फाइंड करना है. तो फॉर्मूला देखो साइन θ1 इज इक्वल टू क्या होता है लैम्बडा बाय a, मतलब a साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा देखा था हमने, वैसे ही तो ये a इधर शिफ्ट किया तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा लैम्बडा बाय a आएगा. तो फॉर फर्स्ट मिनिमम साइन θ1 होता है इज इक्वल टू क्या लैम्बडा बाय a. सो θ1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 45 डिग्री, वो जो उन्होंने दे के रखी है. तो साइन 45 इज इक्वल टू क्या है लैम्बडा बाय a. साइन 45 कितना होता है दैट इज 1/√2. तो लैम्बडा बाय a क्या आएगा 1/√2, बट उनको लैम्बडा बाय a नहीं चाहिए, उनको a बाय लैम्बडा चाहिए. तो ये उसको रेसिप्रोकल ले लो, लैम्बडा बाय a का a बाय लैम्बडा कर लो, तो ये कितना बनेगा √2/1. ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर. बच्चों अभी देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स. 2 मार्क्स के देखेंगे, 3 मार्क्स के लिए मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी. तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखो. सबसे पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट आर सेकेंडरी सोर्सेज एंड स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल. सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं देखो. तो बच्चों अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया किसका, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ सोर्स रखा था और यहाँ छोटा होल है, तो ये छोटे होल में से भी लाइट पास होता है. मतलब ये भी क्या करता है वेव्स ट्रांसफर करने का काम करता है. तो यहाँ पे रखा हुआ प्राइमरी सोर्स रहेगा और यहाँ पे रखा हुआ सेकेंडरी सोर्स रहेगा. तो वही हमें सेकेंडरी सोर्स के बारे में बताना है. मतलब किसी प्राइमरी लाइट से लाइट लेके वो वापस अपनी खुद की लाइट जनरेट करता है, लाइट वेव्स ट्रैवल करता है, वेव फ्रंट बनाता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज. सो सेकेंडरी सोर्सेज आर दो सोर्सेज विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ओन. खुद का लाइट नहीं प्रोड्यूस करते वो, बट रिसीव लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स एंड आइदर रिफ्लेक्ट और स्कैटर इट अराउंड. जैसे कि मून खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है क्या? नहीं. जो प्लैनेट्स है वो खुद का लाइट प्रोड्यूस करते हैं? नहीं. उनके ऊपर सन का लाइट गिरता है और फिर वो शाइन करते हैं, तो हम उसको सेकेंडरी सोर्सेज बनेंगे. तो उनसे भी वो लाइट ट्रैवल कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो खुद का लाइट जनरेट नहीं कर रहे. प्राइमरी सोर्स एक्चुअल सन है और सन का यूज करके मून लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब वो सेकेंडरी सोर्स हुआ. ठीक है. तो इससे रिलेटेड हाइजेंस प्रिंसिपल हमें बताना है. तो हाइजेंस प्रिंसिपल देखो क्या है. ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सभी सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट का काम करते हैं, जो कि इमिटिंग सेकेंडरी लाइट वेव्स कॉल्ड वेवलेट्स इन ऑल डिरेक्शंस व्हिच ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. And the new wavefronts can be obtained by taking the envelope of these secondary wavelets. New wavefront form होता है वहाँ से in forward direction, लेकिन forward direction में वो form होगा. And the wavelet जो backward direction में वो ineffective रहेंगे. The wavelets traveling in the backward direction are ineffective. Okay, ये है आपका हाइजेंस प्रिंसिपल. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं क्या है. तो न्यूमेरिकल देखो क्या है. अ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इंसिडेंट ऑन अ 2 स्लिट्स इन अ स्क्रीन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज. देखो बच्चों यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल भी उसी का है. आप जरूर देखो, वो एक्सपेरिमेंट आपको आना ही चाहिए. इफ द टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस, कितनी ब्राइट फ्रिंजेस दी है 10, ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर, मतलब 10 ब्राइट फ्रिंजेस का फ्रिंज विड्थ दिया है उन्होंने. अवे इज 2 सेंटीमीटर. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स. हमें डी निकालना है. तो देखो यहाँ पे भी हमें उसी का फॉर्मूला यूज करना है, किसका? फ्रिंज विड्थ का. तो सबसे पहले गिवन जो दिया है वो लिख लो. लैम्बडा दिया है 5500 एंगस्ट्रॉम यूनिट, मतलब 5500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. डी दिया है 2 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन 10 फ्रिंजेस दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर. तो ये कितना आएगा? 0.02 मीटर. तो फ्रिंज विड्थ कितनी होगी? 10 का इतना है, तो एक सिंगल फ्रिंज विड्थ चाहिए ना हमें, तो उसको डिवाइड बाय 10 करो. 0.02 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 0.02 को 2 इंटू 10⁻2 लिखो, डिवाइड बाय 10 करो. ये 10 ऊपर जाके -1 बनेगा, तो -2 -1 -3 बनेगा. तो W हमें कितना मिला? 2 इंटू 10⁻3. अब हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स, मतलब D.
तो डी का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको फ्रिंज विड्थ का ही फॉर्मूला यूज करना है। ये क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्बडा डी डिवाइड बाय डी। तो ये डी किसका है, इसका, ये 2 मीटर का। उसके बाद ये डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स का है, वो हमें निकालना है। डब्ल्यू हमें पता है, लैम्बडा पता है, डी पता है। डी को इधर शिफ्ट करो, लैम्बडा को इधर शिफ्ट करो, तो ये फॉर्मूला बनेगा। सभी वैल्यूज पता है, वैल्यूज पुट करो। तो डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5500 इंटू 10⁻² इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻3। तो ये 2 कैंसिल होगा यहाँ पे, ये 2 एंड ये 2 दोनों कैंसिल होंगे। देन 10⁻3 ऊपर जाके +3 बनेगा, तो ये बनेगा, इसको भी मैंने शिफ्ट कर लिया 1 2 3 डिजिट, तो इसका क्या आएगा 10⁻3 आएगा। तो 5.5 इंटू ये -3 ऊपर जाके +3 बना, 10⁻3 +3 इंटू 10⁻3 इसका। तो ये कितना बनेगा 5.5 इंटू 10⁻7 एंड दिस +3, तो ये बनेगा -4। तो हमारा आंसर आएगा 5.5 इंटू 10⁻4, यही दिया है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है उन्होंने। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ती, डायरेक्टली आंसर बताती हूँ। क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है, एक्चुअली स्टेट द कंडीशन ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा कि 2 सोर्सेस होते हैं जिससे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। सो द 2 सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, द 2 सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, 2 इंटरफेरिंग वेव्स must have the same amplitude, the 2 slits should be narrow and the 2 waves should be in the same state of polarization। तो ये सभी जो है उसकी कंडीशन है। इसमें से कौन सी भी 4 कंडीशन लिख के आओ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक मिनट। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 पहले देखते हैं। ड्रॉ अ नीट लेबल रे डायग्राम ऑफ फ्रेजनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट शोइंग विद द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस। फ्रेजनल बाइप्रिज्म का डायग्राम निकालना है। तो इसका डायग्राम मैंने नोट्स में नहीं दिया है, आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि डायग्राम ही निकालना है ना। मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम कैसा है, उसका यूज करके आप लोग दिखा दो, ठीक है, ड्रॉ करो अच्छे से। तो देखो बच्चों, ऐसा फ्रेजनल बाइप्रिज्म का डायग्राम है। यहाँ पे एक एक्चुअली 2 प्रिज्म्स रखे हैं। ये एक प्रिज्म है, मान लो ये एक प्रिज्म है, यहाँ पे एक सोर्स है। तो यहाँ से पास होने वाली वेव्स हमें ऐसी दिखती है। तो यहाँ पे एक सोर्स दिखता है, यहाँ से पास होने वाली वेव्स इधर क्या बोलते हैं, कोलैप्स होती है, नहीं मर्ज होती है, ऐसे बोलेंगे, मर्ज होती है। तो यहाँ पे हमें दूसरा सोर्स, मतलब यहाँ से जाने वाली जो वेव्स है ऐसे लगता है इस सोर्स से आ रही है, और यहाँ से जाने वाली वेव्स लगता है इस सोर्स से आ रही है। तो ये सिंगल ही सोर्स है। तो यहाँ पे निकलने वाली दोनों वेव्स जो है वो सेम रहेगी, फेज डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब कुछ सेम रहेगा। इसके लिए वहाँ पे जो पैटर्न बनेगा स्क्रीन पे वो बहुत ही अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, ठीक है। ये था 4th क्वेश्चन। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है। 5th क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ लेंथ एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पाथ लेंथ। देखते हैं। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो, the corresponding path in a vacuum that the light travels in the same time as it takes in the given medium। मतलब कोई वैक्यूम में लाइट ट्रैवल कर रहा है, उतना ही टाइम वो किसी मीडियम में लेता है। टाइम, यहाँ टाइम, डिस्टेंस नहीं। मान लो एक लाइट हमने वैक्यूम में ट्रैवल किया, वही लाइट हमने इसमें ट्रैवल किया दूसरे मीडियम में, वाटर में, तो उतने ही टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमें देखना है। उसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा, व्हेन अ वेव ट्रैवल्स अ डिस्टेंस डेल्टा एक्स थ्रू अ मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n, its phase changes by the same amount as it would be of if the wave had traveled a distance n delta x in vacuum. Okay. Thus, a path length of delta x is equivalent to a path length of n delta x. उतना ही टाइम में वो इतना डिस्टेंस चला, ये डेल्टा एक्स चला, ये एन डेल्टा एक्स चला, तो पाथ लेंथ ये जो है दोनों की वो सेम रहेगी इन वैक्यूम एंड इन मीडियम। सो एन डेल्टा एक्स इज कॉल्ड द ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल बाय अ वेव। अब ये कैसे निकालोगे, देखो, इससे हमें डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला हम डिस्टेंस का ही यूज करेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हमने इधर शिफ्ट किया तो डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी आएगा। डिस्टेंस ऑफ मीडियम डिवाइड बाय डिस्टेंस, अभी टाइम दोनों के लिए सेम था, तो दोनों का जो ये फॉर्मूला है ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये रेशो टाइम सेम है तो ये रेशो दोनों का सेम रहेगा। सो डी ऑफ वैक्यूम क्या आएगा, ये वी ऑफ वैक्यूम इधर शिफ्ट करो, या यहाँ डिवाइड है इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा, मतलब वी ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय वी ऑफ मीडियम इंटू ये डी ऑफ मीडियम लिखेंगे।
तो वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ मीडियम को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसकी जगह पे हम पुट करेंगे n। सो डी ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू n इंटू डी ऑफ मीडियम। सो डी ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ, तो इसकी जगह पे हम ऑप्टिकल पाथ पुट करेंगे। ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू n इंटू डी इंटू मीडियम। उसके बाद 10 डिस्टेंस d ट्रैवल इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इंट्रोड्यूस अ पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू nd माइनस डी। तो इन दोनों को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें पाथ डिफरेंस मिलेगा। तो इसमें से d कॉमन निकालो तो ये आएगा n माइनस वन, डी इंटू एन माइनस वन ओवर अ रे ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस थ्रू अ वैक्यूम। ऐसे आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, बस इतना याद रखो कि जो लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है जितने टाइम में, उतने ही टाइम में वो मीडियम में कितना ट्रैवल करेगा, उन दोनों का हमें फॉर्मूला। तो ये इसके लिए डेल्टा एक्स एंड एल डेल्टा एक्स ये पाथ लेंथ हमें कंसीडर करके फिर फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने डिफरेंस पूछा है, किसका? डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। दोनों के डिफ्रैक्शन का डिटेल में आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहले फ्रेस्नेल के डिफ्रैक्शन के बात करते हैं। सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर केप्ट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। यहाँ सोर्स एंड लाइट दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे रखी होती है, लेकिन फ्राउनहोफर में सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है। सेकेंड पॉइंट आएगा स्पेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स आर कंसिडर्ड। यहाँ दोनों भी वेव फ्रंट्स कंसिडर, वेव फ्रंट के 3 टाइप्स होते हैं ना, प्लेन, स्पेरिकल एंड सिलिंड्रिकल, तो ये दोनों भी यहाँ कंसिडर होती है, लेकिन यहाँ ओनली प्लेन वेव फ्रंट्स आर कंसिडर्ड। इट इज ऑब्जर्व इन स्ट्रेट एज narrow slit and it is observed in single slit and double slit. Lenses are not used and convex lenses are used in Fraunhofer diffraction। तो बहुत सिंपल दोनों का डिफरेंस दिया है, आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। कंपेयर करना है, एक बहुत बड़ा टेबल है वो हमें लेना है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो बच्चों, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था तो मैंने लिखा नहीं, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका डायमेंशन ऑफ स्लिट लिखेंगे यंग्स में एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में। तो डायमेंशन क्या है? फॉर अ कॉमन लैबोरेटरी सेटअप द स्लिट्स इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर मच थिनर। बहुत ही, मैंने बोला ना, बहुत पतली होती है, जस्ट लाइक द wavelength of light than their separation. They are usually obtained by using a biprism or Lloyd's mirror. The separation between the slits is a few mm only. बहुत ही छोटा होता है। लेकिन सिंगल डिफ्रैक्शन में the single slit used to obtain the diffraction pattern is usually of width less than 1 mm होती है। ठीक है, उसके बाद साइज ऑफ पैटर्न लिखना है, दोनों का कंपैरिजन आपको करना है। इसमें लिखोगे साइज ऑफ पैटर्न ऑब्टेन with best possible setup. Observer can usually see about 30 to 40 equally spaced bright and dark fringes. यहाँ पे 42, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न में वही तो होता है, एक डार्क फ्रिंज एक ब्राइट फ्रिंज, डार्क है, तो वो कितनी होती है? यूजुअली सी 30 to 40 इक्वली स्पेस्ड ब्राइट फ्रिंजेस इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न में यंग्स के। लेकिन यहाँ पे कितनी मिलती है हमें? वो 20 to 30 फ्रिंजेस मिलती है विद द सेंट्रल फ्रिंज बीइंग द ब्राइटेस्ट। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स आएंगे, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे फ्रिंज विड्थ। इसमें फ्रिंज विड्थ कितनी होती है? लैम्बडा डी बाय डी। इसमें फ्रिंज विड्थ भी वही होती है, लैम्बडा डी बाय, लेकिन यहाँ डी है यहाँ ए है, एक्सेप्ट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी होती है, बाकी इसमें ये होती है। उसके बाद फॉर nth ब्राइट फ्रिंज फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, इसमें फेज डिफरेंस रहेगा n इंटू 2 पाई, इसमें फेज डिफरेंस रहेगा n+1/2 इंटू 2 पाई और ट्वाइस n+1 पाई, ये लिखा तो भी चलेगा। फेज डिफरेंस n का चल रहा है। एंगुलर पोजीशन n इंटू लैम्बडा बाई डी आएगी, मतलब थीटा। यहाँ एंगुलर पोजीशन 2n+1 लैम्बडा बाई 2a आएगा। दो फॉर्मूले दिए, आप कौन सा भी एक ही लिखो। पाथ डिफरेंस इसमें रहेगा n लैम्बडा, इसमें भी पाथ डिफरेंस रहेगा n लैम्बडा। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट स्पॉट इज y इज इक्वल टू n लैम्बडा डी बाई डी इज इक्वल टू n लैम्बडा आएगा, और इसमें आपने डायरेक्टली ये n लैम्बडा लिखा तो भी चलेगा, और इसमें ट्वाइस n प्लस डिवाइड लैम्बडा लिखो या फिर n+1/2 लैम्बडा लिखो। ठीक है, ये किसके लिए? फॉर nth ब्राइट फ्रिंज के लिए। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे nth डार्क फ्रिंज का। nth डार्क फ्रिंज में फेज डिफरेंस हर दोनों का सेम करना है। इसमें फेज डिफरेंस कितना आएगा? ट्वाइस n-1 पाई, और इसमें उल्टा हो गया, देखो अभी इसमें n इंटू 2 पाई।
इसकी एंगुलर पोजीशन आएगी ट्वाइस एन माइनस वन, जो इसमें ये था ना इस साइड में था वो अभी इस साइड में आएगा, ट्वाइस एन माइनस वन डिवाइड बाई लैम्बडा डिवाइड बाई 2d, इसमें n इंटू लैम्बडा बाई ए। पाथ डिफरेंस इसमें 2n माइनस वन लैम्बडा बाई 2, इसमें n लैम्बडा। ओके, यहाँ दोनों में n लैम्बडा था, इसमें अलग अलग है। एंड देन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट है n माइनस वन बाई 2 w, और यहाँ पे है n w। w क्या होता है यहाँ पे? फ्रिंज विड्थ होती है। ठीक है, ऐसे दोनों का आप लोग कंपैरिजन करोगे तो सिंपल है। वैसे देखा जाए तो एक टेबल लर्न किया तो उसके ऊपर से आप दूसरा लिख सकते हैं। ऐसे हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल से देखते हैं। तो 8 नंबर का न्यूमेरिकल देखो। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज सीन व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो गिवन n इज इक्वल टू क्या है 1.55, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ क्या है 400 नैनोमीटर दिया है, लार्जेस्ट वेवलेंथ 700 नैनोमीटर दिया है। और हमें निकालना क्या है रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हेन पास थ्रू ग्लास, मतलब लैम्बडा मीडियम निकालना है, वेवलेंथ और इन मीडियम ये हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे? लैम्बडा मीडियम इज इक्वल टू लैम्बडा वैक्यूम बाय एन, क्योंकि एन का फॉर्मूला होता है लैम्बडा वैक्यूम डिवाइड बाय लैम्बडा मीडियम, तो इसके लिए वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो देखो लैम्बडा वैक्यूम पता है एंड एन पता है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। फॉर एक मिनट, हाँ अब यहाँ दो वेवलेंथ दी है ना, एक लैम्बडा स्मॉलेस्ट एंड एक लार्जेस्ट। तो फॉर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन ग्लास लैम्बडा मीडियम क्या रहेगा 400 डिवाइड बाई 1.5, तो 4 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 10⁻² लिख लो। इन दोनों का डिवीजन आएगा 2.5806। इसके लिए लॉग टेबल की वीडियोस देखो मेरे, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे करना है। इंटू ये 10⁻² एज इट इज रहेगा। ये 10⁻² को अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 डिजिट आगे शिफ्ट करेगा, मतलब 258.06 नैनोमीटर आएगा लैम्बडा मीडियम। ये किसके लिए? स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए। लार्जेस्ट वेवलेंथ उन्होंने 700 दी है, तो बस इसकी जगह पे 700 पुट करो। इसको सेम सॉल्व करो, 4.5161 आंसर मिलेगा 451.61 नैनोमीटर, ये लैम्बडा मीडियम। वही उन्होंने पूछा था, रेंज पूछी थी ग्लास में कितनी आएगी। तो लैम्बडा स्मॉलेस्ट एंड लैम्बडा लार्जेस्ट इन मीडियम वो हमें निकालना है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द ऑप्टिकल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर इन अ फ्लिंट ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 इज सेम एज दैट ऑन अ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस x सेंटीमीटर थ्रू अ मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। देखो कैसे सॉल्व करोगे। पहले जो दिया है उसको लिख लो। गिवन d1 कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, n1 कितना दिया है 1.6, n2 दिया है 1.25। ऑप्टिकल पाथ इन अ मीडियम 2, मतलब हमें d2 निकालना है। तो हमें फॉर्मूला है n1 d1 इज इक्वल टू n2 d2। यहाँ हमें d2 निकालना है, बाकी सभी वैल्यू पुट कर दो। 1.6 इंटू 3 इंटू 1.25। d2 निकालना है, उसको ऐसे ही रखो, 1.25 को इधर शिफ्ट कर, तो ये इस साइड जाके डिवाइड कर, और इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा 3.84 सेंटीमीटर। सभी आंसर्स आपके क्वेश्चन बैंक में उन्होंने दे के रखे हैं, ब्रैकेट में सॉल्यूशन में वो सभी आंसर्स दिए हैं। तो आप लोग इसको ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 MCQs वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स, ऐसे मैंने लिए हैं। अभी आपके बाकी हैं क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स एंड क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। तो बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसकी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे अपलोड करने वाली हूँ। वहाँ पे जाके आप लोग, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम की लिंक ऑलरेडी पेस्ट की है, तो वहाँ पे क्लिक करो, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सभी PDFs मिल जाएंगे। और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसके लिए मेरे वीडियोस ज़रूर देखो जो मैंने डिटेल में बनाए। थोड़ा स्पीड इंक्रीज़ करके देखो ताकि आपका टाइम बचेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग करोगे तो आपको फिजिक्स में ज़रूर आउट ऑफ मार्क्स आएंगे। फिजिक्स इतना टफ नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंड किया तो अगर आप फिजिक्स को रटोगे तो आपको फिजिक्स कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और जो आ रहा है उसको आप भूल जाओगे। और एक बात, आज आपने जो चैप्टर किया है, जो चैप्टर करोगे उसके पहले जितने भी, मान लो आज आपने 3rd चैप्टर किया, 3rd चैप्टर के पहले जितने भी चैप्टर्स आपने किए हैं 1, 2, उनकी हर रोज़ रिवीजन करनी है। अगर आप हर रोज़ रिवीजन करोगे अपने आप आपको आंसर आएंगे, लेकिन रिवीजन मस्ट है फिजिक्स के लिए।
अगर आप रिवाइज नहीं करोगे वापस आपको एग्ज़ाम के वक्त पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आज अगर थर्ड कर रहे तो पहले 2 रिवाइज करो, आज अगर फोर्थ कर रहे तो पहले 3 रिवाइज करते चलो, जैसे आगे आगे जाएंगे। लेकिन फिजिक्स हाथ में लिया तो एक बार पूरा सिलेबस लर्न करोगे, ठीक है, मतलब रिवाइज करोगे, तभी आपको फिजिक्स याद रहेगा। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। फिजिक्स का टेंशन मत लो, फिजिक्स हर रोज़ पढ़ते जाओ, क्योंकि थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, मानती हूँ, थोड़ा लॉजिकल है और थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। तो अगर पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।